नमस्कार. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन युनिव्हर्सिटीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. सेंटर कोड आहे 6233. HN 101 हिंदी व इंग्रजी भाषांचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम, त्याची आज आपण माहिती घेणार आहोत. इकाई 1 अ हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा. मागच्या तासाला अपन हिंदी भाषा का परिचय और उसकी संरचना हमने देखी थी. हिंदी भाषा का परिचय और उसकी संरचना का कार्यपुस्तिका का भी इसमें समावेश किया गया है. इसमें दूसरी किताब है फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश और उसमें वर्कबुक का समावेश किया गया है. आज हम इकाई 1 अ हिंदी भाषा का परिचय और उसकी संरचना इस पुस्तक 1 का इकाई 1 अ का हम अध्ययन करने वाले हैं. इसमें हम हिंदी भाषा का उद्भव और उसका विकास, उसकी जानकारी लेंगे. राष्ट्रभाषा की व्याख्या, व्याप्ति और उसका स्वरूप, राजभाषा की व्याख्या, व्याप्ति और उसका स्वरूप, संपर्क भाषा, व्याख्या, व्याप्ति और उसका स्वरूप हम आज जान लेंगे. इस इकाई में राष्ट्रभाषा हिंदी के विविध रूपों को स्पष्ट कर सकेंगे. राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा के फर्क को समझ लेंगे. एक ही भाषा हिंदी इन 3 अलग अलग रूपों में कैसे और क्या कार्य करती है, इसको हम समझ सकेंगे. राष्ट्रभाषा के महत्व को हम स्पष्ट कर पाएंगे. भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को तथा भावों को दूसरों पर अभिव्यक्त करते हैं. वाणी का यह वरदान केवल मनुष्य को ही मिला है. मनुष्य से यह अपेक्षा होती है कि वह भाषा का उचित उपयोग करे. किसी एक भाषा का व्यवहार नित्य करने वाले समाज में वह भाषा सुनने वाले, बोलने वाले लोग ऐसा मानते रहते हैं कि वे उस भाषा को ठीक ठीक जानते हैं. भाषा का उचित व्यवहार करने के लिए उसकी कार्य पद्धति या उसका स्वरूप जानने की आवश्यकता नहीं होती, पर यह सोच गलत है. भाषा सामाजिक संपर्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होने के कारण उसके स्वरूप को तथा उसकी कार्य पद्धति को जान लेना हमें श्रेयस्कर रहता है. हिंदी भाषा का उद्भव और उसका विकास. हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ है? हिंदी शब्द की व्याप्ति संस्कृत शब्द सिंधु से मानी जाती है. हिंदी शब्द की व्याप्ति संस्कृत शब्द सिंधु से मानी जाती है. सिंधु को संस्कृत का नहीं, द्रविड़ का अन्य किसी पूर्ववर्ती भाषा का शब्द मानते हैं, जो बाद के संस्कृत में वह आया है. सिंधु जैसी कि स्पष्ट है. सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश को कहते हैं. यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू फिर हिंद हो गया. धीरे धीरे हिंद शब्द का विस्तार होता गया. वह पूरे भारत में वह पर्याप्त बन गया है. हिंदी शब्द का अर्थ. हिंदी शब्द का प्रयोग पहले उर्दू, हिंदी दोनों भाषाओं के लिए होता था. उर्दू में अरबी, फारसी शब्दों की बहुतायत थी. इतना ही नहीं, हिंदी और उर्दू एक ही भाषा की 2 शैलियां हैं. भाषा विज्ञान के पंडित आज भी दोनों भाषाओं को
एक ही भाषा की शैली मानते हैं। हिंदी भाषा के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ, हिंदी अपने विशालतम अर्थ में हिंदी प्रदेश में वृहद 17 बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी यह 17 शब्द हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का प्रयोग इसी अर्थ में होता है। हिंदी भाषा का दूसरा अर्थ है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी होती है। तीसरा अर्थ है, हिंदी का एक संक्षिप्त अर्थ है, खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी, जो हिंदी प्रदेशों की सरकारी भाषा है, जिसका प्रयोग राजभाषा के रूप में तथा समाचार पत्र, सिनेमा आदि में होता है। हिंदी प्रदेश में यह भाषा शिक्षा का माध्यम है तथा मानक या परिनिष्ठ हिंदी के नाम से जानी जाती है। हिंदी का उद्भव सामान्यतः 1000 ईस्वी सन से आसपास माना जाता है और लगभग आज तक उसके विकास का दीर्घ इतिहास है। हिंदी भाषा का क्षेत्र हम देखेंगे। हिंदी हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार हिंदी भाषा का क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में हिंदी के 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां हैं। उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं। हिंदी 1000 वर्षों का इतिहास अथवा विकास 3 कालों में विभाजित होता है। पहला है आदिकाल, यानी दूसरा है मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। हिंदी भाषा के साहित्य का विकास निरंतर हो रहा है। वह संसार की एक श्रेष्ठ भाषाओं से गिनी जाती है। अभी पहला भाग, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा की व्याख्या, व्याप्ति और उसका स्वरूप हम देखेंगे। जिस भाषा को देश की अधिकांश जनता समझ बोल सकती हो तथा जो भाषा उस देश की संस्कृति की अभिव्यक्ति करने में समर्थ है, वही भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा बनने के लिए किसी भी भाषा में निम्नलिखित 5 गुण चाहिए, ऐसा गांधी जी ने माना है। पहला भाषा का गुण पहला है, उसे सरकारी अधिकारी आसानी से सीख सके। दूसरा है, वह समस्त भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम हो। तीसरा है, वह अधिकांश भारतवासियों द्वारा बोली जाती हो। चौथा, सारे देश का उसे सीखने में आसानी हो और ऐसी भाषा को चुनते समय आर्जी या क्षणिक हितों पर ध्यान न दिया जाए। यह सारे गुण हिंदी भाषा में मौजूद है। सामान्यतः लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा के एक ही समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। राजभाषा केवल राजकाज के मामलों में प्रस्तुत होती है, तो राष्ट्रभाषा का उपयोग उससे अधिक विशाल क्षेत्र में होता है। भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन सही अर्थ में राजभाषा तभी सिद्ध होगी जब केंद्र अपने सारे काम हिंदी में करने लगेंगे। भारत सरकार जब अन्य देशों के साथ अपना व्यवहार हिंदी में ही करेंगे, तब सही अर्थ में हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी होगी। दूसरे विभिन्न प्रांतों में भाषाभाषी जनता जब आपस में संपर्क के लिए हिंदी का ही उपयोग करेगी, तभी वह यथार्थ रूप में राष्ट्रभाषा बनेगी। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय सम्मान की प्रतीक होती है। यह राष्ट्र को अपनी पहचान के लिए उसकी भूमि, उसका संविधान, उसका झंडा और उसकी भाषा चाहिए। जिस तरह राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व और राष्ट्रीय ध्वज को हम सम्मान का स्थान देते हैं, वैसे ही सम्मान राष्ट्रभाषा का भी होना चाहिए।
हिंदी को राष्ट्रभाषा का सही सम्मान तभी प्राप्त होगा जब हमारे दिमाग पर चढ़ा अंग्रेजी भाषा की श्रेष्ठता का भूत उतर जाएगा और हम अंग्रेजी के हिंदी में बातचीत तथा भाषा व्यवहार करना गौरव की बात समझेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रभाषा और हिंदी एक रूप मानी जाती है। अभी हम देखेंगे राजभाषा की व्याख्या, व्याप्ति और उसका स्वरूप। उस भाषा को राजभाषा कहा जाता है जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो और शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती है। राजभाषा के माध्यम से सभी प्रशासकीय कार्य जाते हैं। राजभाषा की व्याप्ति और उसका हम स्वरूप देखेंगे। भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय संविधान सभा में संघ सरकार की राजभाषा निश्चित करने का प्रश्न आया। बड़ी लंबी बहस के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 को के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा केंद्र शासित दिल्ली, इन 7 राज्यों की राजभाषा भी हिंदी ही है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तभी से हिंदी विधिवत भारत संघ की राजभाषा हो गई। यह तो तय था कि देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा ही रहेगी। पहले कारोबारों में अंग्रेजी का उपयोग होता था, परंतु अंग्रेजी को हटाकर वहां हिंदी का उपयोग शुरू करना कई कारणों से संभव नहीं था। अतः यह तक किया गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष की
अवधि तक यानी 1965 तक अंग्रेजी की राजभाषा के रूप में काम करती रहेगी और तब हिंदी न जानने समझने वाले लोग हिंदी सीखकर प्रशासनिक कार्य करने में अपने आप की सक्षम बना लेंगे। राजभाषा अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। आगे है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा की व्याप्ति, व्याख्या और उसका स्वरूप हम देखेंगे। जिस भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ नित्य संपर्क स्थापित करते हैं, उस भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। भाषा बहुभाषी बहुभाषी देश। भारत यह बहुभाषिक देश है। भारतीय संस्कृति लगभग 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इतने दीर्घ कालों में यहाँ कितने धर्म, पंथ, जातियां, उपसंस्कृतियां, विविध भाषिक समूह निर्माण हुए और एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। भारत बहुभाषिक देश है। हर राज्य की अलग अलग भाषा होने के कारण उसे बहुभाषिक देश कहा गया है। भारत की यह समन्वित संस्कृति ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इस महादेश में लगभग 1200 भाषाएं और बोलियां बोली जाती है। इनके अलावा अलग अलग प्रांतों की 17 श्रेष्ठ साहित्यिक भाषा हैं। प्राचीन काल में संस्कृत तथा पाली और प्राकृत भाषा ने संपर्क भाषा का कार्य किया था। इन भाषाओं का उपयोग जैसे जैसे सीमित होता गया, वैसे वैसे धीरे धीरे हिंदी ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया। स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी भाषा ने ही इस महादेश को एक सूत्र में बांधा था। स्वतंत्रता आंदोलन के तमाम सेनानी ने हिंदी के माध्यम से ही अपनी भावनाएं देश के कोने कोने तक पहुंचाई थी। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आचार्य क्षितिज मोहन सेन, आचार्य विनोबा भावे आदि सारे दिग्गज नेताओं ने हिंदी भाषा को ही अपने विचार वहन का मुख्य माध्यम माना था। देश के एक एक कोने से दूसरे कोने तक व्यापार के निमित्त यात्रा करने वाले प्रवासी इसी भाषा में व्यवहार करते थे। दक्कन के तथा महाराष्ट्र के कितने ही राज दरबारों में हिंदी का ही प्रयोग किया गया था। इस इकाई में स्वयं अध्ययन के लिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी समावेश किया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करो ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे। उसमें लघुत्तरी प्रश्न भी रहेंगे। लघुत्तरी प्रश्न यानी एक वाक्य में आपको उसके उत्तर लिखने पड़ेंगे। उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी समावेश किया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न, उसका समावेश किया गया है। हमने यह देखा कि हिंदी आज देश के राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा इन तीन रूपों में कार्य कर रही है। राष्ट्रभाषा के रूप में उसे संवैधानिक मान्यता भले ही न मिल रही हो, संवैधानिक मान्यता भले ही न मिल रही हो, पर पूरे देश ने मानसिक दृष्टि से और
अभी लगभग सभी प्रकार के व्यवहारों में हिंदी का स्वीकार कर लिया है। किसी भी भाषा का अधिकाधिक विकास उसको व्यवहार में लाने से होता है। इस दृष्टि से अब हिंदी का उपयोग सिनेमा, आकाशवाणी, दूरचित्रवाणी, समाचार पत्र, सेना, न्यायालय तथा सभी प्रकार के प्रशासकीय कार्यालयों में उसका उपयोग हो रहा है। अंग्रेजी भले ही संपर्क भाषा मानी जाती हो, पर पूरे देश में केवल 2% लोग अंग्रेजी जानते हैं। अतः सही मायने में हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा है। इकाई 1A हम हिंदी की शब्दावली अब देखेंगे। भारतीय आर्य भाषाओं का शब्द समूह, उसमें भारतीय द्रविडियन भाषाओं के शब्द, विदेशी भाषाओं के शब्द हम देखेंगे। इस इकाई में हमें हिंदी की शब्दावली कैसी है उसका हम विवरण देखेंगे। हिंदी का शब्द भंडार कैसा है इससे स्पष्ट हम कर सकेंगे। हिंदी में किन किन भाषाओं से शब्द आए हैं और उन शब्दों का स्वरूप कैसा है यह हम जान सकेंगे। भाषा बहते पानी जैसी होती है। जैसे जैसे वह विकसित होती जाती है वैसे वैसे उसमें अन्य भाषाओं के शब्द अपने आप आकर घुलते मिलते रहते। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य एक दूसरे के साथ बातचीत या व्यवहार करता है। अतः मिश्रित होते होते जाना भाषा का एक स्वभाव बन जाता है। जिस भाषा में मिश्रण की प्रकृति तेजी से होती जाती है और जो भाषा विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपने भीतर हजम करती है वह भाषा अधिकाधिक शक्तिशाली बनती जाती है। भारतीय आर्य भाषाओं का शब्द समूह, उसमें एक तद्भव। प्राचीन आर्य भाषाओं में मध्यकालीन भाषाओं में होते हुए जो शब्द चले आ रहे हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। ये संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। हिंदी शब्दावली में इन तद्भव शब्दों की संख्या सर्वाधिक होती है। तद्भव यानी संस्कृत से निकलने वाले शब्द जो हिंदी भाषा में उसका उपयोग किया जाता है। संस्कृत से अधिक हिंदी में जो शब्द अधिकाधिक उत्पन्न हुए हैं, जो आए हैं वह अधिकाधिक संस्कृत भाषा से ही लिए हैं। हिंदी शब्दावली में इन तद्भव शब्दों की संख्या सर्वाधिक होती है, अर्थात सभी शब्द संस्कृतोद्भव होते हैं। ऐसा भी नहीं, सर्वसामान्य लोगों की बोलियों बोलियों में तद्भव शब्दों की संख्या हमेशा अधिक रहती है। साहित्यिक हिंदी में यह संख्या अपने आप कम हो जाती है क्योंकि ऐसे शब्दों का उपयोग करना गंवारू समझा जाता है। वैसे पढ़े लिखे लोग ही संस्कृत शब्दों का सही उच्चारण कर पाते हैं। संस्कृत शब्द का उच्चारण करने वाले जो लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं वही उसका उच्चारण ठीक से कर पाते हैं। सामान्य जन ठीक ठीक वैसे ही बोलना संभव नहीं हो पाते, तो वे मूल संस्कृत शब्द के उच्चारण के लिए आसान रूप चुन लेते हैं। मूल शब्दों का यह विकृत रूप ही तद्भव कहलाता है। मूल जो संस्कृत शब्द है उसका विकृत रूप तद्भव कहलाता है। जैसे संस्कृत में कृष्ण, तद्भव में उस शब्द का अर्थ है कान्हा या कन्हैया। संस्कृत में अग्नि, तद्भव में उसका शब्द आता है आग। संस्कृत में पुच्छ और तद्भव में उसका उच्चारण होता है पूछ। संस्कृत शब्द है कार्य, उसका तद्भव में उच्चारण होता है काज। संस्कृत में अर्ध, तद्भव में आधा।
संस्कृत में गृह, तद्भव में घर, संस्कृत में कर्म, तद्भव में काम। असली हिंदी के शब्द तद्भव शब्द ही होते हैं। इन शब्दों के प्रति हमें विशेष स्नेह होना चाहिए। देखिए, इसमें जो संस्कृत शब्द है उसका शब्द का उच्चारण अगर ठीक से नहीं होता तो वह शब्द तद्भव वाले शब्द वहां इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके साथ उसका उच्चारण किया जाता है। तत्सम, तत्सम का अर्थ है उसके समान, मतलब उसके समान अर्थ वाले शब्द। किसी भी भाषा के मूल स्रोत के शब्दों को ही तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के मूल शब्दों का उपयोग साहित्यिक हिंदी में बहुताय से होता आया है। बोलचाल की हिंदी में तद्भव शब्दों का और साहित्यिक हिंदी में तत्सम शब्दों का उपयोग अधिक मात्रा में होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में संस्कृत निष्ठ शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। लेखन में भी अधिक संस्कृत निष्ठता जटिल पैदा करती है। कभी कभी तो विद्वान लेखक अपनी विद्वत्ता को धाक जमाने के लिए संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग करते हैं। तीसरा है देशी या देशज शब्द। जो शब्द न संस्कृत के हैं, न संस्कृत से बने हैं, न विदेश की किसी भाषा से आए हैं, ऐसे शब्द देशी या देशाज शब्द उसे कहते हैं। देशज का सरल अर्थ है देश में उत्पन्न होने वाले शब्द। ऐसे शब्द बोलचाल की भाषा में सहज ही उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी व्याप्ति नहीं मिलती। यह पता नहीं चलता कि किसी शब्द से यह शब्द निकला है। उदाहरणार्थ आटा, भूसा, कद्दू, गुहार, चोंगा, पीला, झगड़ा, ठेस, तेंदुआ, घपला, धब्बा, बैगन। कदली, कपास, गज, तांबुल, बाजरा आदि शब्द आदिवासी जनजातियों की भाषा में अपनाए गए हैं। चौथा है संकर। भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को जोड़कर बनाए गए शब्दों को संकर कहलाते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं के जो शब्द है उन शब्दों को जोड़कर जो शब्द बनते हैं उसे कहते हैं संकर। उदाहरणार्थ चोर, दरवाजा। दरवाजा यानी यह फारसी और हिंदी शब्द से उत्पन्न होता है। काउंसिल, निर्वाचन। जेड, छड़ी। अजायब घर, रेल गाड़ी। डाक खाना, रेल यात्रा। यह शब्द संकर शब्द है। संकर शब्द यानी दो अलग अलग भाषाओं के शब्द एक साथ जोड़कर तैयार किए जाते हैं। भिन्न भिन्न शब्दों के उच्चार जोड़कर उनको बना गया है, उसे संकर शब्द कहते हैं। चोर, दरवाजा यानी चोर दरवाजा। कौंसिल, निर्वाचन। जेब, छड़ी। अजायब घर, रेल गाड़ी। डाक खाना, रेल यात्रा। वैसे पांचवा है अन्य आर्य भाषाओं के शब्द। आर्य भाषाएं एक दूसरे से भी शब्द ग्रहण करती हैं। इस प्रकार हिंदी में भी शब्द आए हैं। उदाहरणार्थ मराठी में श्रीखंड, चालू, बिंदास, खोली, बंगला, उपन्यास, संदेश, रसगुल्ला। ऐसे शब्द। अभी आपको समझ में आया कि भारतीय आर्य भाषाओं के शब्द समूह कैसे होते हैं। पहला है तद्भव, दूसरा है तत्सम, तीसरा है देश या देशज शब्द, चौथा है संकर शब्द, पांचवा है अन्य आर्य भाषाओं के शब्द। भारतीय द्रविडियन भाषाओं के शब्द अब हम देखेंगे।
प्राचीन काल में द्रविड़ियन भाषाओं के कई शब्द आर्य भाषाओं के लिए गए थे। ये शब्द हिंदी के लिए आर्य भाषा के शब्दों के समान ही है। प्रकृत वैयाकरणी संस्कृत शब्द समूहों में जिन प्राकृत शब्दों को नहीं पाते थे, उन्हें अनार्य भाषाओं से आए हुए शब्द मान लेते थे। भारत के दक्षिण भाग में द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम है, उनसे भी कुछ शब्द हिंदी में आ गए हैं। अर्थात इन शब्दों की संख्या बहुत कम है। उदाहरणार्थ पिल्ला, इडली, डोसा, सांबर, उखल, कज्जल, पुड़ी, केतकी, कोन, ताला, नीर आदि इत्यादि। ये हो गए भारतीय द्रविडियन भाषाओं के शब्द। अब हम देखेंगे विदेशी भाषाओं के शब्द। व्यापार के निमित्त इस देश के व्यापारियों का विदेशों में जाना और विदेशी सौदागरों का यहाँ पर आना आम बात थी। दूसरे भारत पर लगभग 1000 वर्षों तक विभिन्न विदेशी सत्ताओं का राज रहा है। अरबी, तुर्की, ईरानी, पठान, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, मुगल आदि अंग्रेजी लोगों ने यहाँ राज किया था। 1000 ईस्वी सन के लगभग फारसी भाषाओं तुर्की ने पंजाब पर अपना अधिकार जमाया था। लगभग 600 वर्षों तक हिंदी जनता पर तुर्की, पठानों और मुगलों का शासन रहा था। परिणामी अरबी, फारसी और तुर्की के शब्द दूर दराज के गांवों की बोलियों में तक घुल मिल गए थे। प्राचीन हिंदी साहित्य में फारसी, अरबी, तुर्की या पश्तो भाषा के शब्द जिस तरह मिलते हैं, वैसे ही अंग्रेजी या फ्रेंच के नहीं मिलते। यहाँ यूरोप के लोगों का आना जाना शुरू हुआ। लगभग 1500 के बाद प्रारंभिक 200-300 साल तक इन लोगों का हिंदी भाषिक लोगों से अधिक संपर्क नहीं रहा, क्योंकि अंग्रेजों का व्यवहार व्यापार के निमित्त समुद्र तटवर्ती प्रदेशों में अधिक रहा था। मुगल शासन के पतन के बाद भारत में जैसे जैसे अंग्रेजी का आधिपत्य बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी भाषा अंग्रेजी का बोलबाला भी बढ़ता गया। अभी हम हिंदी अब विभिन्न विदेशी भाषाओं के जो शब्द है हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उनके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है अरबी। अरबी को अल्लाह, असर, इमाम, मजहब, आफत, आशिक, इमारत, इबादत, एहसास, इमाम, बालिग आदि। फारसी में अंगाम, आबाद, आबरू, आवारा, आसमान, अगर, कश्ती, किनारा, दवा, दीवार, दर्जा, पजामा, बरामदा, बेकार, मजदूर, मकान, तेज इत्यादि। तुर्की भाषा में आका, उज्बक, उर्दू, कैंची, काबू, कुली, कोरमा, खातूर, गालीचा, चकमक, चाकू, चीक, तमगा। तुरुप, तोप, दरोगा, बावर्ची, बीवी, बारूद, लाश आदि शब्द। ईरानी में तेज, तीर, गंज, मिहिर, शत्र। पश्तो में पठान,
रोहिला, गुंडा, आचार, तहस, नहस। जापानी में रिक्शा, जुजुत्सु, इम्पान, साइनोरा, कराटे। चीनी में टसर, कीचड़, बाज, चीनी। पुर्तगाल में आचार, अलमारी, कमीज, नीलाम, अनानास, कनस्तर, गमला, इस्पात, आलपीन, आया, गिरजा, गोभी, चाबी, तंबाकू आदि। आचार शब्द कुछ विद्वानों के अनुसार पाश्चात्य भाषा का कुछ विद्वानों के अनुसार पाश्चात्य भाषा का कुछ के अनुसार फारसी का तथा कुछ विद्वानों के अनुसार पुर्तगाली भाषा का शब्द है। फ्रेंच में कारतूस, कप, कॉलर, टेबल, कूपन, अंग्रेज। डच में तरूप, बम। रूसी में रूबल, जार, वोदका, स्पुतनिक। अंग्रेजी के अगणित शब्द का उपयोग हम रोज के व्यवहार में करते हैं। फारसी के बाद हिंदी में अंग्रेजी शब्दों की संख्या की सर्वाधिक है। रोज नए नए शब्द भर्ती होते जाते हैं, अतः इन सारे शब्दों की सूची बनाकर एक टेढ़ी खीर है। इस इकाई के आधार पर हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न का समावेश किया गया है। स्वयं अध्ययन के लिए आपको यह प्रश्न अपने कॉपी में लिखने हैं। इस तरह हमने देखा कि हिंदी शब्द समूह में आर्य, द्रविड़ और विदेशी शब्दों का समावेश है। व्यवहार में आकर धीरे धीरे यह शब्द उसी भाषा का एक अंग बन जाती है। हमने यह भी देखा कि शब्दों की इस तरह की मिलावट उस भाषा को विकृत या अशुद्ध नहीं बनाती, उल्टे वह उसकी अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ावा ही देती है। यह उस शब्द पर, उस भाषा पर निर्भर होता है कि वह अन्य भाषा के कितने शब्दों को किस तरह पचा लेती है। हिंदी विश्व की एक श्रेष्ठ भाषा बनने जा रही है। उसमें अनन्य भाषाओं के सुयोग्य शब्दों को पचा लेने की ताकत जितनी बढ़ेगी, उतनी ही उसकी सुदृढ़ता और श्रेष्ठता बढ़ती जाएगी। यह अनुमान है कि अभी तक हिंदी शब्दकोश के लगभग 1.5 लाख शब्द होंगे। भविष्य में और 1 लाख शब्दों की बढ़ने की संभावना है। कुछ संदर्भ ग्रंथ का भी समावेश किया गया है। जोशी जी, वाह, उनका भाषा विचार, यह किताब भी आप देख सकते हैं। सरोदे पीताम्बर, पाटिल विश्वास, उनका सरल भाषा विज्ञान भी आप उसका भी संदर्भ आप ले सकते हैं। वर्मा धीरेन्द्र, उनका हिंदी भाषा और उसकी लिपि का भी आप संदर्भ ले सकेंगे। इकाई 1 ई हिंदी की वाक्य रचना और उसके प्रकार कैसे है, यह हम अगले तासिका को देखेंगे। अभी थैंक यू।